पीएम्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जीवन रेखाओं के बारे में, यानी यहाँ की नदियाँ और उनका पूरा अपवाह तंत्र। देखिए, ये एमपीपीएससी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो हम सिर्फ इसका भूगोल ही नहीं समझेंगे, बल्कि माँ नर्मदा की एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए शुरुआत इसी सवाल से करते हैं जो अक्सर सुनने को मिलता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका आखिर कहते क्यों हैं? अब इसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ बहुत सारी नदियां हैं। नहीं, इसका असली कारण हमारे आज के पूरे विश्लेषण में छुपा हुआ है। इससे पहले कि हम सीधे नदियों की बात करें, एक बहुत ही बेसिक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ये अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो यकीन मानिए प्रीलिम्स और मेंस के कई सवालों का बेस एकदम मजबूत हो जाएगा। तो देखिए, एक अपवाह तंत्र का मतलब सिर्फ एक नदी नहीं होता। ये एक मुख्य नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, उन सब का एक पूरा का पूरा नेटवर्क है। और इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि ये पूरा नेटवर्क आज़ाद होकर, इंडिपेंडेंट तरीके से बहकर किसी सागर, महासागर या बड़ी झील में जाकर मिलना चाहिए, किसी दूसरी बड़ी नदी में नहीं। चलिए इस फर्क को एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ है नदी, जैसे बेतवा। ये एक अकेली धारा है जो बहती है और जाकर यमुना में मिल जाती है। कहानी खत्म, ये सिर्फ एक नदी है। वहीं दूसरी तरफ है एक अपवाह तंत्र, जैसे हमारी नर्मदा। ये अकेली नहीं है, इनके साथ इनकी पूरी टीम है, इनकी सहायक नदियां, और ये सब मिलकर एक नेटवर्क बनाकर अपना सफर खुद पूरा करते हैं और सीधे अरब सागर में जाकर मिलते हैं। बस यही है सबसे बड़ा अंतर। एक नदी किसी दूसरे का हिस्सा बन सकती है, लेकिन एक अपवाह तंत्र अपना रास्ता खुद बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा वो हमारे मध्य प्रदेश पर कैसे लागू होता है। यहाँ की नदियों का जो भूगोल है ना, वो सच में बहुत ही अनोखा है। तो वापस आते हैं उसी सवाल पर, नदियों का मायका क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश से छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 207 नदियां निकलती हैं, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। सोचिए, यहां से नदियां जन्म लेकर चारों दिशाओं में बहती हैं, और इसीलिए एमपी को भारत का रिवर डिवाइड स्टेट या जल विभाजक राज्य भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है। एक हिस्सा उन नदियों का है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, और दूसरा हिस्सा उन नदियों का जो अरब सागर की तरफ जाती हैं। इसमें गंगा यमुना तंत्र राज्य का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, जबकि महानदी तंत्र सबसे छोटा, और नर्मदा अरब सागर में गिरने वाला दूसरा सबसे बड़ा तंत्र है। ये सब याद रखिएगा। तो अब जब हमने ये बड़े बड़े सिस्टम समझ लिए हैं, तो चलिए इन सिस्टम को बनाने वाली कुछ मुख्य नदियों पर भी एक नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश की 3 खास नदियां, नर्मदा, ताप्ती और माही, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। अब एक बात पर गौर कीजिएगा, ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये बनाती हैं एस्चुअरी, जिसे ज्वार नदमुख भी कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये अपने साथ लाई मिट्टी को फैलाती नहीं है, बल्कि एक गहरी घाटी से होकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। और इनके पश्चिम की तरफ बहने का एक बहुत बड़ा भौगोलिक कारण भी है। खासकर नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बनी एक दरार घाटी, जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं, उससे होकर बहती हैं। तो एक तरह से इस घाटी ने उन्हें पश्चिम की ओर बहने का एक नेचुरल रास्ता दे दिया है। दूसरी तरफ राज्य की ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे चंबल, बेतवा, केन और सोन, ये उत्तर और पूर्व की दिशा में बहती हैं। ये नदियां सीधे समुद्र तक नहीं जाती, ये गंगा और यमुना की सहायक नदियां बन जाती हैं और उनके विशाल तंत्र का एक हिस्सा बनकर आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। और अब हम आते हैं अपने आज के विश्लेषण के दिल पर, मां नर्मदा की कहानी। ये सिर्फ एक नदी का भूगोल नहीं है दोस्तों, ये एक पौराणिक और सांस्कृतिक यात्रा है। स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान शिव ने नर्मदा को ये वरदान दिया था। सोचिए, इससे नर्मदा का आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा है, इसका अंदाजा लगता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके दर्शन करने भर से ही पुण्य मिल जाता है। इसकी पौराणिक कथा भी बड़ी दिलचस्प है। राजा मैकल अपनी बेटी राजकुमारी नर्मदा के विवाह के लिए एक स्वयंवर रखते हैं। शर्त होती है कि जो भी गुलबकावली का दुर्लभ फूल लाएगा, उसी से विवाह होगा। राजकुमार सोनभद्र ये शर्त पूरी करते हैं, लेकिन नर्मदा की दासी जोहेला धोखा दे देती है। इस धोखे से नर्मदा का दिल टूट जाता है और वो प्रण लेती हैं कि वो सोन और जोहिला के मिलन की दिशा से उल्टी दिशा में, यानी पश्चिम की ओर बहेंगी और हमेशा चिरकुमारी ही रहेंगी।
और देखिए ये कहानी कितने शानदार तरीके से भूगोल से जुड़ती है। ऐसा कहते हैं कि नर्मदा के झरनों से जो कलकल की आवाज आती है वो असल में उनके दुख और उनके तीव्र प्रवाह को दिखाती है, और इस ध्वनि की तुलना संगीत के वेद यानी सामवेद से की गई है। पर नर्मदा इस यात्रा पर अकेली नहीं थीं। उनकी 41 सहायक नदियां भी उनके साथ होलीं। मानो ये कह रही हों, दीदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये पौराणिक कथा बहुत ही खूबसूरती से ये दिखाती है कि कैसे एक पूरा नदी तंत्र एक यूनिट की तरह काम करता है। अब ये जो 41 सहायक नदियां हैं ना, इनमें से 22 मिलती हैं बाएं किनारे से और 19 मिलती हैं दाएं किनारे से। अब आप सोच रहे होंगे ये लेफ्ट और राइट बैंक क्या होता है। बहुत सिंपल है। सोचिए कि आप नदी के साथ साथ बह रहे हैं पश्चिम की तरफ, तो जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो होगा बायां तट यानी साउथ की तरफ, और जो आपका राइट हैंड होगा वो होगा दायां तट यानी नॉर्थ की तरफ। और हाँ, एक फैक्ट जरूर याद रखिएगा, बाएं तट से मिलने वाली तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। चलिए अब कहानी से थोड़ा तथ्यों की ओर वापस आते हैं। यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एमपीपीएससी और दूसरी परीक्षाओं के लिए सीधे सीधे बहुत जरूरी हैं। ये आंकड़े बिल्कुल याद कर लीजिए। नर्मदा की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, जिसमें से 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। ये राज्य के 17 जिलों से होकर गुजरती है। और एक बहुत जरूरी फैक्ट, देवास जिले में जो नेमावर है उसे नर्मदा का नाभि कुंड या केंद्र माना जाता है। नर्मदा अपनी यात्रा में अलग अलग तरह के ड्रेनेज पैटर्न्स बनाती हैं। जब वो निकलती हैं यानी अपने उद्गम स्थल पर, तो वो अरिये या रेडियल पैटर्न बनाती है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान वो एक पेड़ की शाखाओं जैसा डेंड्रिटिक पैटर्न बनाती है, और जब उसकी सहायक नदियां उससे लगभग 90 डिग्री के एंगल पर मिलती हैं तो वो एक जाली जैसा या सलाखों जैसा ट्रेलिस पैटर्न बनाती हैं। नर्मदा का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी बहुत गहरा है। मेधा पाटकर के नेतृत्व वाला नर्मदा बचाओ आंदोलन हो या लेखक अमृतलाल बेगड़ जी, जिन्हें नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है, या फिर सरकार का नमामि देवी नर्मदे वृक्षारोपण कार्यक्रम, ये सभी नर्मदा के हमारे जीवन में महत्व को दिखाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है। चलिए अब इसे कुछ आसान मेमोरी ट्रिक्स के साथ एकदम पक्का कर लेते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए याद रह जाए। यहाँ एक सवाल है जिसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। अगर नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, तो फिर गंगा यमुना तंत्र सबसे बड़ा क्यों है? ट्रिक वही है जो हमने एकदम शुरू में सीखी थी। नर्मदा बेशक एक लंबी नदी है, लेकिन गंगा यमुना तंत्र में चंबल, बेतवा, सोन जैसी कई बड़ी बड़ी नदियां शामिल हैं। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा जलग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया बनाती हैं। तो हमेशा नदी की लंबाई और तंत्र के आकार के बीच का अंतर याद रखना है। और आखिर में ये एक लाइन नर्मदा के पूरे महत्व को बता देती है। नर्मदा केवल एक नदी नहीं, मध्य प्रदेश की भौगोलिक और सांस्कृतिक आत्मा है। उम्मीद है ये पूरा विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा होगा। पीएम्स एकेडमी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।